हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी वर्थ 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मंजू नाम की लड़की से जिसने एक कपल का मर्डर किया था, जिसकी वजह से मंजू को 28 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद कहानी काफी साल आगे बढ़ती है और हम उसी मंजू को देखते हैं जो कि जेल में अपनी सजा काट रही थी और कुछ टाइम बाद ही उसकी सजा पूरी होने वाली थी, जिससे वो फाइनली यहाँ से बाहर निकल सकती थी। साथ ही हम देखते हैं कि मंजू को जेल के अंदर जो भी मंगवाना होता वो शंभुनाथ मिश्रा को कॉल करती और उससे मंगवाती। एक्चुअली शंभुनाथ मिश्रा कांस्टेबल है और वो मंजू को पसंद करता है, जिसकी वजह से वो मंजू की हर बात माना करता था। जिसके बाद वहाँ पर नया जेलर आता है जिसका नाम था प्रकाश। अब प्रकाश के अंदर कास्टिज्म कूट कूट कर भरा था। वो अपने ड्राइवर से भी पूछता है कि वो कौन सी कास्ट का है, और जब ड्राइवर बताता है कि वो ऊंची कास्ट का है तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रकाश जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो मिश्रा उससे कहता है कि क्वार्टर्स का रिनोवेशन होने वाला है, इसलिए प्रकाश को उन पेपर्स पर भी साइन करना होगा। जिस पर प्रकाश कहता है कि वो साइन तो कर देगा, लेकिन वो जब रिटायर होकर चला जाएगा उसके बाद ही रिनोवेशन स्टार्ट करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके घर में किसी भी कास्ट का कोई भी बंदा है। जो सुनकर मिश्रा उसकी साइन लेता है और वहां से चला जाता है। अब रात को हम मंजू को देखते हैं जो कि वहां की जेलर को कुछ रिश्वत देती है क्योंकि उसे बाहर घूमना था। जिसके बाद मंजू बाहर आती है तो हम देखते हैं कि मिश्रा जी उसी का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर वो उसके लिए कुछ शराब और बाकी का सामान देते हैं, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि उनका आज बर्थडे है। जो सुनने के बाद मंजू उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब यहाँ पर मिश्रा की फैमिली की बात करें तो उसकी वाइफ की काफी सालों पहले डेथ हो गई थी। उनका एक बेटा था जो कि फॉरेन पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहीं पर उसने शादी कर ली, जिसके बाद उसने मिश्रा का कॉल उठाना भी बंद कर दिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेल में जो भी सब्जियां बची हुई होती थी उसे मिश्रा लेकर जाता था और उसे बाहर बेचा करता था, और इस बहाने से उसे मंजू को जो भी सामान वगैरह देना होता वो भी एक्सचेंज करता। हालांकि जेल से बाहर जो भी सामान जाता उसकी अच्छी से चेकिंग होती, लेकिन मिश्रा हर चीज को अच्छे से छुपाया करता था। अब अगले दिन हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जेल में आती है। एक्चुअली नैना एक जगह पर काम किया करती थी और वहां पर पैसों को लेकर कुछ फ्रॉड हुआ था और लोगों ने उसे फंसा दिया था, जिसकी वजह से नैना को जेल हो गई थी। बट उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो मासूम होगी। अब जब पहली बार मंजू उसे देखती है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी याद आ जाती है। अब एक दिन नैना की कोर्ट में पेशी थी, जिसकी वजह से उसे ले जा रहे थे। तब नैना देखती है केशव नाम के बंदे को जो कि एक क्रिमिनल था, और वो कुत्तों के पिल्लों को जानबूझकर गाड़ी के नीचे रखता है ताकि वो मर सके। ये देखकर नैना उससे काफी डर जाती है। जिसके बाद केशव के साथ ही वैन में उसे कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केशव नैना को काफी बुरी नजर से देख रहा था। जिसके बाद जब सब लोग पुलिस वैन से उतरते हैं तो वहाँ पर जो रजनी नाम की जेलर थी उससे केशव नैना के बारे में पूछने लगता है। पहले तो रजनी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, बट केशव उससे पूछता है कि रजनी की बेटी अब कॉलेज जा रही होगी। अब ये सुनने के बाद रजनी काफी डर जाती है और उसे नैना का नाम बताकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम नैना को देखते हैं जो अपने लॉयर से बात कर रही थी। उसका लॉयर कहता है कि वो चिंता ना करे, आज उसे बेल मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद केशव तुरंत नैना के लॉयर को बुलाता है और उसे धमकाता है कि अगर आज नैना को बेल मिली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद वो लॉयर काफी डर जाता है और नैना को बेल नहीं मिलती। एक्चुअली केशव एमएलए का भाई है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खौफ था। तो वही हम प्रकाश को देखते हैं जो लेडीज जेल में आता है और सबसे कहता है कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट होगी तो वो कंप्लेंट बॉक्स में डाल दे, वो कंप्लेंट उस तक पहुंच जाएगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। तो वही हम नैना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही थी। ये देखकर मंजू से समझाती है कि वो कमजोर ना बने, वो जितनी सख्त होगी उतना अच्छे से मुकाबला कर पाएगी। जिसके बाद हम केशव को देखते हैं जो एक आदमी को बुरी तरह से पीटता है क्योंकि वो उसके एरिया में कपड़े धो रहा था। जो देखकर प्रकाश को काफी गुस्सा आता है और वो केशव को दूसरे जेल में शिफ्ट कर देता है जहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक्चुअली केशव अभी जिस जेल में रुका हुआ था वहां पर सब कुछ था, मतलब एक होटल रूम जैसे वो रह रहा था। जिसके बाद केशव को प्रकाश पर काफी गुस्सा आता है और वो रात को प्रकाश को कॉल करके उसे बातें सुनाता है। जो सुनने के बाद प्रकाश भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत वापस आता है। वो जाकर केशव को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद वापस चला जाता है। अब अगले दिन जब प्रकाश पुलिस स्टेशन आता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली केशव कल रात से गायब है और इसी वजह से इंक्वायरी बिठा दी गई थी, क्योंकि केशव कोई मामूली नहीं बल्कि एमएलए का भाई था। जिसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर आदित्य सिंह आता है, जिससे प्रकाश से पूछताछ करनी थी। बट प्रकाश उसे नहीं बताता कि उसने केशव को बहुत ज्यादा पीटा था। वो तो उसे बताता है कि केशव अचानक से गायब हो गया।
अब आदित्य डिसाइड करता है कि वो वहीं पर रुकेगा और सबसे पूछताछ करेगा। वो सारे कांस्टेबल से और बाकी कैदियों से भी पूछताछ करता है, बट उसे यही पता चलता है कि उस दिन केशव को प्रकाश ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उसके बाद वो वहां से चला गया था। अब ये सब सुनने के बाद आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। अब आदित्य को एक कैदी से पता चलता है कि केशव नैना नाम की लड़की में इंटरेस्टेड था। अब ये सुनने के बाद आदित्य जाकर नैना से बात करता है तो नैना कहती है कि उसने कभी भी केशव से बात नहीं की। वो लोग पुलिस वैन में कोर्ट तक गए थे, जिसके बाद कोर्ट से यहाँ तक वापस आए थे। उसने बस उसे तभी देखा था। अब ये सुनने के बाद आदित्य उसे जाने देता है। जिसके बाद आदित्य जब बाकी कांस्टेबल्स के साथ रात को बातें कर रहा था, तब बाकी कांस्टेबल्स उसे बातों बातों में बताते हैं कि जिस रात केशव गायब हुआ था उसके बाद जेल में कोई आया नहीं था, बस एक मिश्रा ही था जो यहाँ से सब्जियां लेकर बाहर गया था। अब ये सुनकर आदित्य उनसे पूछता है कि रात को मिश्रा कौन सी सब्जी लेकर जाता है, तो वो लोग बताते हैं कि जेल में जो भी बची हुई सब्जी होती है उसे मिश्रा ले जाता है और बाहर जाकर बेचता है। अब ये सुनने के बाद आदित्य को मिश्रा पर डाउट आता है, इसलिए वो मिश्रा के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिश्रा के घर में एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर था, जिस पर मिश्रा उसे कहता है कि एक्चुअली ये रेफ्रिजरेटर उसे एक हलवाई ने गिफ्ट दिया था। अब ये सब सुनने के बाद आदित्य उससे पूछने लगता है कि आखिर वो रात को सब्जियां लेकर आता है तो क्या उस रात उसने केशव को भी बाहर लाया था, जिस पर मिश्रा कहता है कि जब वो जेल से सब्जियां बाहर लेकर आता है तो चेकिंग होती है। एक नुकीले वेपन को बोरियों में डाला जाता है और चेक किया जाता है कि सब्जी आई है या नहीं, और उस रात भी चेकिंग हुई थी। इसका मतलब यही है कि वो केशव को बाहर लेकर नहीं आया था। अब ये सब सुनने के बाद आदित्य को यकीन हो जाता है कि शायद मिश्रा ने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि जब मिश्रा ड्रिंक बनाने के लिए फ्रिज से बर्फ लाने जाता है तो उस फ्रिज में केशव की लाश थी। बट आदित्य को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, वो वहां से निकल जाता है। अब दूसरे दिन आदित्य प्रकाश के पास जाता है और उसका स्टेटमेंट लेता है। अब प्रकाश भी कन्फेस कर देता है कि उस रात उसने केशव को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जिसके बाद आदित्य अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जिसकी वजह से प्रकाश को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने केशव को इस तरह से पीटा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंजू भी जेल से रिहा हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और एक दिन आदित्य को उसके सीनियर बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि आदित्य ने अपना काम ठीक से नहीं किया था। एक्चुअली केशव की बॉडी मिली थी, वो भी पुलिस क्वार्टर्स के पीछे। जो सुनकर आदित्य भी काफी हैरान था। आदित्य के सीनियर उसे कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आदित्य को 3 दिन के अंदर ये केस सॉल्व करनी होगी, नहीं तो उसकी भी जॉब चली जाएगी। जो सुनने के बाद आदित्य उस पुलिस स्टेशन वापस आता है और फिर से सब कुछ अच्छे से चेक करने लगता है, क्योंकि पहले तो उसे लगा था कि केशव वहां से भाग गया था, बट अब पता चल गया था कि केशव का मर्डर हुआ था। अब वो पहले उस जगह पर आता है जहाँ पर केशव की बॉडी मिली थी। वहां पर उसे एक गोल्ड की रिंग भी मिल जाती है। जिसके बाद आदित्य फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो उस कांस्टेबल को बुलाता है जो उस रात केशव की जेल के बाहर था। वो उससे पूछता है, बट वो कांस्टेबल उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। बट आदित्य जब उसे पीटता है तो वो कांस्टेबल बताता है कि एक्चुअली उस रात जब प्रकाश ने केशव को बहुत ही बुरी तरह से मारा तो केशव ने उस कांस्टेबल को बुलाया और उसे ड्रिंक बनाने के लिए कहा। जिसके बाद उसने ड्रिंक दिया, तब केशव ने रजनी को कॉल किया था और उसे कहा था कि मैं आ रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद वो कांस्टेबल वहां से चला गया, जिसके बाद केशव भी वहां से निकल गया था और कांस्टेबल ने केशव की जेल को लॉक लगा दिया था। अब इसके आगे क्या हुआ ये उसे पता नहीं। अब ये सुनने के बाद आदित्य जाकर रजनी से मिलता है, जहाँ पर वो रजनी से पूछता है कि वो जानता है कि केशव ने उसे कॉल किया था और वो आगे की स्टोरी उससे जानना चाहता है। जिसके बाद रजनी उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि उस रात केशव का उसे कॉल आया और वो चाहता था कि आज उसे नैना मिले, इसलिए उसने रजनी को धमकाया कि अगर उसे आज नैना नहीं मिली तो वो उसकी बेटी को ले जाएगा। अब ये सुनकर रजनी भी डर गई और वो नैना को डिस्पेंसरी में लाने के लिए मान गई। अब उसने बहुत ही मुश्किल से नैना को तैयार किया और सबसे छुपाते हुए वो नैना को वहां पर लेकर आई। जिसके बाद वो वहां से चली गई और कुछ टाइम बाद जब वो वापस आई तो देखा कि नैना वहीं पर थी। उसे बिल्कुल भी चोट या कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर वो नैना को लेकर वापस चली गई। जिसके बाद उसने नैना को जेल में छोड़ दिया और वापस अपने घर में चली गई। अब ये सुनने के बाद आदित्य रजनी से कहता है कि उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई क्या। जिस पर रजनी बताती है कि उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे और तब केशव ने उनकी मदद की थी और उसके लिए रजनी को कई बार उसके साथ सोना पड़ा था। बट अब केशव की नज़र उनकी बेटी पर थी और केशव ने उसे धमकाया था कि अगर नैना नहीं मिली तो उसे रजनी की बेटी चाहिए, और इसी वजह से रजनी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए नैना के साथ ये सब कुछ किया। अब ये सुनने के बाद आदित्य समझ आता है कि आगे की कहानी उसे नैना से ही पता चलेगी, इसलिए वो एक स्टोर में जाता है जहाँ पर नैना काम किया करती थी और उसे एक पार्क में आकर मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद नैना जब उसे पार्क में मिलने आती है तो आदित्य उससे पूछता है कि क्या हुआ था।
जिस पर नैना कहती है कि वो जानती है कि आदित्य यहाँ पर क्यों आया है, और वो बताती है कि मैंने ही वो मर्डर किया है, इसलिए वो जब चाहे वो उसे अरेस्ट कर सकता है। ये बोलकर नैना वहां से जाने लगती है तो आदित्य उससे पूछता है कि आखिर वो किसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो नैना से वादा करता है कि वो कभी भी किसी गलत को सजा नहीं होने देगा, और अगर वो सच्चा है तो वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये सुनने के बाद नैना उसे सब कुछ बताती है। एक्चुअली उस दिन रजनी ने नैना से कहा कि आज रात वो अलग से सोए, क्योंकि आज रात वो उसे ले जाएगी। ये सुनकर नैना काफी रोने लगी। जिसके बाद रात को रजनी उसे डिस्पेंसरी लेकर गई, जहाँ केशव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे उसने नैना को देखा, वो नैना के साथ जबरदस्ती करने लगा। नैना उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो ऐसा ना करे, बट केशव उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी आवाज मंजू ने सुनी, जो कि बाहर ऐसे ही वॉक के लिए आई थी। और मंजू ने जैसे ये देखा, उसने केशव पर अटैक किया और उसे रोकने की कोशिश की, बट केशव तो मंजू को मार ही डालने वाला था। ये देखने के बाद नैना और मंजू ने मिलकर केशव पर अटैक किया, जिसके बाद केशव बेहोश हो गया। जिसके बाद मंजू ने नैना से कहा कि वो बाहर जाकर बैठे और रजनी को अंदर आने ना दे। जिसके बाद नैना जाकर बाहर बैठी, और जैसे रजनी आई वो रोने लगी कि उसे वापस जाना है। जिसके बाद रजनी उसे वापस लेकर चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ ये उसे पता नहीं। अब ये सब सुनने के बाद आदित्य उससे पूछता है कि अब मंजू कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि उसे भी पता नहीं, उसे बस मंजू की दोस्त से इतना ही पता चला है कि वो पहाड़ों में मैगी बेचती है। अब ये सुनने के बाद आदित्य जाकर मंजू की दोस्त से मिलता है और बातों बातों में उससे जान लेता है कि मंजू कहाँ पर है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि मंजू धर्मशाला में है, इसलिए वो वहां पर जाता है और मंजू को ढूंढने लगता है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि जब से मंजू गई है तब से मिश्रा भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो समझ गया था कि वो दोनों साथ में ही है। जिसके बाद आखिरकार आदित्य को उन दोनों का पता चल ही जाता है और वो उनसे सच जानना चाहता था। वो उन दोनों से कहता है कि वो अभी के अभी उसे सब कुछ सच बता दे। अब यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली नैना जब डिस्पेंसरी से चली गई थी तो उसके बाद मंजू ने देखा कि केशव अभी जिंदा था और उसने मंजू पर अटैक किया। वो मंजू को जान से मारने वाला था, जिसकी वजह से मंजू ने भी उसके ऊपर अटैक किया और उसकी मौत हो गई। अब ये देखकर मंजू काफी डर गई। जिसके बाद उसने मिश्रा को कॉल किया और मिश्रा ने उसे कहा कि वो आकर इस डोर को ओपन करे ताकि वो भी अंदर आ सके। जिसके बाद मंजू ने किसी तरह से चाबी चुराई और गेट को ओपन किया और वहां पर मिश्रा भी अंदर आ गया। अब मिश्रा ने जब केशव की बॉडी को देखा तो उसने केशव की बॉडी को एक बोरी में भर दिया। जिसके बाद वहां का सारा खून साफ किया और उसने केशव की बॉडी को इस तरह से रखा जैसे वो सब्जियां ले जा रहा हो, और इस तरह से वो केशव की बॉडी को बाहर ले जा रहा था। तब पुलिस वालों ने उसे रोका ताकि वो चेकिंग कर सके। अब यहाँ पर मिश्रा ने उनके हाथ से वो वेपन लिया और खुद ही बोरी में डालकर दिखाने लगा कि किस तरह से उसने सब्जियां रखी है। अब ये देखकर पुलिस वालों को भी उसके ऊपर डाउट नहीं हुआ और इस तरह से मिश्रा केशव की बॉडी को बाहर लेकर आया और उसने केशव की बॉडी को वहीं पर दफन कर दिया जहाँ पर पुलिस क्वार्टर्स पड़ने वाली थी। अब ये सब सुनकर आदित्य उनसे कहता है कि उन दोनों को सजा होगी, भले केशव गलत था बट ये लोग उसे मार नहीं सकते। जो सुनकर मिश्रा कहता है कि आदित्य को क्या लगता है कि केशव की बॉडी उन्हें ऐसे ही मिल गई। मिश्रा कहता है कि उसने जानबूझकर केशव की बॉडी को वहां पर गाड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि क्वार्टर्स का काम होने वाला है और जल्दी वहां पर खड्डा निकाला जाएगा और वहां पर उन्हें केशव की बॉडी मिल जाएगी। वो बताता है कि अगर वो चाहता तो जंगल में कहीं पर भी उसकी बॉडी दफना सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि कुछ टाइम बाद केशव की बॉडी सबको मिल जाए। अब ये सुनकर आदित्य काफी हैरान था। जिसके बाद मिश्रा उससे पूछता है कि बॉडी के पास उसे रिंग भी तो मिली होगी, जिस पर आदित्य कहता है कि उसे रिंग मिली है और उसे ये भी पता चला है कि ये रिंग प्रकाश की है। अब ये सुनकर आदित्य समझ जाता है कि एक्चुअली मिश्रा इस समय प्रकाश को फंसाना चाहता था। जिस पर आदित्य कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रकाश ने किसी का मर्डर नहीं किया और मर्डर करने वाली मंजू है, तो मंजू को सजा होनी चाहिए। जिस पर मिश्रा कहता है कि मंजू ने मर्डर नहीं किया बल्कि वध किया है, क्योंकि केशव कोई अच्छा बंदा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मंजू को मार देता। साथ ही वो बताता है कि प्रकाश भी कोई अच्छा बंदा नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंजू को जो सालों पहले सजा हुई थी, एक्चुअली वो मर्डर मंजू ने नहीं बल्कि प्रकाश ने किया था। एक्चुअली प्रकाश की भतीजी ने लव मैरिज की थी एक लोअर कास्ट के लड़के के साथ, और इसी वजह से वो गुस्सा हो गया था और उसने अपनी भतीजी और अपने दामाद को मार दिया था और उसका ब्लेम मंजू पर डाल दिया था, क्योंकि मंजू उनके यहाँ पर काम किया करती थी और प्रकाश की वजह से ही मंजू जेल में थी। अब यहाँ पर मिश्रा कहता है कि प्रकाश ने वो मर्डर किया था बट सजा मंजू को हो गई, और अब मंजू ने मर्डर किया है तो अब प्रकाश को सजा काटनी चाहिए। मिश्रा कहता है कि जब मंजू को सजा हुई थी तो उसके पास पावर नहीं थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाई।
बट जब केशव को उसने मारा तो उनके पास पावर थी और इसी वजह से उन्होंने केशव की बॉडी को इस तरह से बाहर लाकर गाड़ दिया। और अब आदित्य के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि किसे सजा होनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद आदित्य को भी एहसास होता है कि मंजू ने जो कुछ भी किया था वो गलत नहीं था और कहीं ना कहीं इस सब में सबसे बड़ा कसूरवार केशव और प्रकाश थे। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि केशव की बॉडी के पास प्रकाश की रिंग कैसे आई। एक्चुअली प्रकाश ने जब केशव को पीटा था तो उसकी रिंग वहां पर गिर गई थी, जिसके बाद जब प्रकाश वहां से चला गया था, जिसके बाद केशव ने उसे देखा और पहन लिया। जिसके बाद मंजू ने जब केशव को मारा तब वहां पर मिश्रा ने जब केशव की बॉडी देखी तब उसकी बॉडी पर वो रिंग थी। ये देखकर मिश्रा समझ गया कि ये प्रकाश की रिंग है और इसी वजह से उसने जानबूझकर केशव को इस तरह से गाड़ा कि उसकी बॉडी जब भी मिलेगी तो उसके पास ये रिंग भी मिलेगी और सबको ऐसे ही लगेगा कि प्रकाश ने उसका मर्डर किया है। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं जो प्रकाश से पूछता है कि वो कन्फेस कर ले कि उसी ने केशव का मर्डर किया है, जिस पर प्रकाश कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया और अगर उसने केशव को मारा होता तो वो सबके सामने एक्सेप्ट भी कर लेता। जिस पर आदित्य उससे पूछता है कि अगर प्रकाश के अंदर मर्डर एक्सेप्ट करने की इतनी हिम्मत है तो उसने जब अपनी भतीजी को और अपने दामाद को मारा था तब इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था। जो सुनकर प्रकाश भी काफी हैरान था। प्रकाश कहता है कि उसने भले ही वो क्राइम किया हो लेकिन ये क्राइम उसने नहीं किया। जिस पर आदित्य उससे कहता है कि उसने 2 मर्डर किए थे बट उसे सजा नहीं हुई तो कम से कम एक मर्डर की सजा तो वो उसे दिलवा कर रहेगा। ये बोलकर आदित्य वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम प्रकाश को देखते हैं जो कि जेल में सजा काट रहा था। तो वही हम मंजू और मिश्रा को देखते हैं जो आराम से पहाड़ों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वट टू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।